फ्री प्रतियोगी मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान पर बात कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों के चैप्टर में आज क्लास 21 मौलिक अधिकारों के चैप्टर 6 से क्लास 21 या भाग 21 पर बात हो रहा है और इस कक्षा में अनुच्छेद 31 पर बात होनी है, अनुच्छेद 31 पर बात होनी है। अनुच्छेद 31 क्या है, इस पर बात होनी है। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने इसके पूर्व के अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। अब अनुच्छेद 31 क्या है? संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित यह अनुच्छेद है और यह अनुच्छेद अब संविधान में नहीं है, इसे हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संशोधन करके इसे हटा दिया गया और हटाकर अनुच्छेद 300 क कानूनी अधिकार जो है, विधिक अधिकार है, वहां पर रखा गया है। तो हम लोग इस अनुच्छेद में बस इतनी ही बात लिखेंगे कि इसे यहां से हटा दिया गया है और 300 क में रख दिया गया है। तो इसमें हम लोग नोट करेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस अनुच्छेद को हटाकर संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 300 क में रखकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बस इतनी ही बात इस अनुच्छेद में चर्चा करनी थी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या किया गया। इस अधिनियम को संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसको यहां से हटाया गया और हटा करके अनुच्छेद 300 क में मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब यह अनुच्छेद संविधान से निरसित है, हटाया जा चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। तो आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 32 पर बात होगी। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 क्या है? बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस संविधान का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसी में है। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान का उपचार यही है, संवैधानिक चीजों का उपचार यहां है, इसीलिए इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को दिलाने का काम करता है। तो इस अनुच्छेद का महत्व बहुत अधिक है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान में जो भाग 3 है, अनुच्छेद भाग 3 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन कराने का, लागू कराने का, दिलाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम लोग बस इतनी बात अभी लिख करके और आगे उन प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तो आप इसके बारे में 2-4 शब्द तो नोट ही करें, जैसे यह अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है यह अनुच्छेद कैसा है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में भाग 3, संविधान में किस भाग की बात हो रही है? संविधान में भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का क्या लिखा गया? क्या अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन होता है, मतलब लागू होता है। यानी अगर ये न रहे तो अनुच्छेद के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रवर्तन में नहीं हो पाएंगे, लागू नहीं हो पाएंगे। मूल अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग, आप इसको क्या कहेंगे कि मूल अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग इस अनुच्छेद द्वारा कराया जाता है। किसके माध्यम से? न्यायालयों के माध्यम से। तो यानी न्यायिक संरक्षण इस अनुच्छेद द्वारा मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। तो ये बातें आपने अनुच्छेद 32 के बारे में ली।
अनुच्छेद 32 को जान लें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से संविधान में भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन होता है। और क्या होता है, अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग इसी अनुच्छेद के द्वारा होता है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण इसी से प्राप्त किया, यानी यह अनुच्छेद पूरे मौलिक अधिकारों के भाग 3 का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और इसकी महत्ता इस बात से पता चलती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके शब्दों में इन्होंने कहा है, वो चीज ध्यान देंगे आप। इनका कहा है कि यदि मुझसे कोई पूछे, यदि मुझसे कोई पूछे, अंबेडकर ने कहा यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है, तो पूछे सबसे महत्वपूर्ण है। और एक और चीज जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाए, एक और चीज प्रश्न जोड़ लीजिए, महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं कौन से संविधान की बात करूंगा, कौन से अनुच्छेद की बात करूंगा, तो मैं इसके सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। तो मैं इसके मतलब अनुच्छेद 32, मैं इसके सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है, यह क्या कहते हैं, यह संविधान की आत्मा है। उसका हृदय, उसका हृदय है। ये बात संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 32 के अलावा और किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय। तो ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये संविधान की आत्मा है और संविधान का हृदय है। इस पर प्रश्न बहुत बार पूछे, आगे भी प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के विचार। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के लिए, ये अनुच्छेद 32 में
या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने पर रिट जारी करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, इनको रिट जारी करके रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को दिलाने का काम करते हैं। तो इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो क्या देखा गया कि 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और जारी करके या यूं कहें जारी कर संज्ञान लेते। थोड़ा सा इसमें और सुधार कर लें, जारी कर संज्ञान लेते हैं। ये निम्नलिखित, चलिए इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो रिट हैं ये निम्नलिखित हैं। ये रिट निम्नलिखित हैं। तो अब हम लोग 5 प्रकार के रिट की बात करेंगे जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने पर, उल्लंघन होने पर जारी करके इन अधिकारों को दिलाने का कार्य किया जाता है। इन रिटों में अनुच्छेद 32(2) में रिटों की चर्चा की गई। तो बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 32(2) में रिटों की चर्चा की गई है। पहला रिट हम लोग बात करेंगे, पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो इंग्लिश में भी जरूर याद रखिएगा, हैबियस कार्पस इसको बोलते हैं, हैबियस कार्पस। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला रिट हैबियस कार्पस।
इसको कहते हैं सशरीर प्रस्तुत होना, सशरीर प्रस्तुत होना। तो अगर हम इसको कहें तो क्या कहेंगे? सशरीर प्रस्तुत होना, ये समझ लीजिए। माने ऐसा नहीं है कि फाइल चली जाए, नहीं, सशरीर बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को सामने ले आना। अगर पुलिस किसी को बंदी बनाती है, पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, तो इस रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने वाले से न्यायालय पूछती है कि आप जिसको गिरफ्तार किए हैं उसे हमारे सामने ले आइए, ताकि हम ये जान सकें कि इनके गिरफ्तारी का कारण सही है कि नहीं। अगर गिरफ्तारी का कारण सही है तो गिरफ्तारी आगे भी जारी रहेगी, अगर गिरफ्तारी का कारण सही नहीं रहेगा तो उसी समय गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद 21 है, 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें मिला है कि 24 घंटे के अंदर न्यायिक अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी है। वही 219 जो अनुच्छेद 21 है, वही अनुच्छेद 21 बंदी प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण। तो इसे अनुच्छेद 21 में भी आप जोड़ के देखेंगे, ये वही बंदी प्रत्यक्षीकरण है, वही है सामने प्रस्तुत करना। तो आइए बंदी प्रत्यक्षीकरण को और नोट कर लें। तो इसके द्वारा न्यायालय, इसमें क्या है, इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले को आदेश देता है, यानी बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है, बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है, यह आदेश देता है कि जिसको भी आपने बंदी बनाया है, आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, 21 में पढ़ा है आपने, जिसमें आने जाने का समय काउंट नहीं होगा और छुट्टी काउंट नहीं, तो उसके भीतर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। क्या करें? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, तो न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करने का, क्यों न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा? इसलिए प्रस्तुत करेगा ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उसकी गिरफ्तारी ठीक है कि नहीं। तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों की जांच कर सके कि बंदीकरण का आधार सही है कि नहीं, ये जांच कर सके कि बंदीकरण का आधार सही है कि नहीं, जांच कर सके। और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो, और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो,
तो उस व्यक्ति को मुक्त कर सके, तो उस बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी कर सके, तो उस बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी कर सके। यह है अनुच्छेद 32 में दिए गए 5 प्रकार के रिटों में पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस, जिसे कहते हैं सशरीर प्रस्तुत होना। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले व्यक्ति को, पुलिस को आमतौर यह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, ताकि न्यायालय उसके बंदीकरण के आधार को जान सके, परीक्षण कर सके, और अगर बंदीकरण का आधार सही नहीं निकला तो उस बंदी को मुक्त कर सके। यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी को अनुच्छेद 21 का यही जो है एप्लीकेशन है, अनुच्छेद 21 का यह उदाहरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के, यानी इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है, का मूल भाव निहित है। तो देखा गया, और यह लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, तो इसको भी नोट करते हैं कि यह लोक अधिकारी तथा निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है, दोनों के विरुद्ध जारी होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसके किसके विरुद्ध जारी होता है। तो अक्सर लगता है कि केवल लोक अधिकारी ही इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन नहीं, लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। दोनों के विरुद्ध इस रीट को जारी किया जाता है। तो हम लोगों ने पहला रीट देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे रीट का, और दूसरे रीट का नाम है परमादेश, मैंडामस, परमादेश। इसको कहते हैं मैंडामस। इसको कहते हैं मतलब परमादेश, परम आदेश। न्यायालय आदेश देता है, न्यायालय आदेश देता है, और ये आदेश लोक अधिकारी को देता है उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए उसे अधिकृत किया गया है। परमादेश जारी करके उसे, यह उस कार्य को करने के लिए न्यायालय कहती है जिस कार्य को करने के लिए उसे नौकरी या उसकी जिम्मेदारी या प्राधिकारी दिया गया है। यह रीट न्यायालय के विवेकाधीन। आइए इस पर बात करते हैं कि इसमें क्या कौन से बिंदु है। तो यह रीट न्यायालय के विवेकाधीन है। क्या देखा कि यह न्यायालय के विवेकाधीन है।
इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी, इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी समझ लीजिएगा, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि सरकारी अधिकारी, कि लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि, क्या आदेश दे सकता है? आदेश दे सकता है कि जिस कार्य को करने के लिए उसे कहा गया है वो कार्य को करे, यदि कि उसने इनकार कर दिया। तो जिस कार्य को इनकार किया है करना उसकी जिम्मेदारी है, नहीं कर रहा है, न्यायालय उसे करने का आदेश दे, तो उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाद में कह सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए वह बाध्य है। ठीक है, यानी कार्य करना उसकी जिम्मेदारी है और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया। यह हुआ परमादेश। परमादेश का मतलब कि न्यायालय के विवेक के अधीन है कि न्यायालय इस आदेश को जारी करे। इस आदेश के माध्यम से न्यायालय उस लोक अधिकारी, सरकारी अधिकारी को यह आदेश देगा कि वह उस कार्य को करे जो उसे करना था और उसने इनकार कर दिया। इसमें अधिकारी में नोट आप करके लिखेंगे। इसमें नोट है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं। राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है कि ये कहां कहां लागू है। तो एक तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं है और दूसरा ये कि कहीं दो व्यक्तियों के मध्य अगर कोई समझौता है, संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको करने के लिए या उसके उल्लंघन में इसको करने के लिए न्यायालय इसे नहीं कहेगा, यहां भी जारी नहीं होगा। यानी दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो तो उसको कहेंगे। यदि दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो, तो मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में कार्य करने हेतु हो तो ऐसी स्थिति में कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये लागू नहीं होता। कौन सा लागू नहीं होता? परमादेश लागू नहीं। तो परमादेश कहां कहां लागू नहीं होता, ये बिंदु कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं।
आप ये ध्यान देंगे कि फर्मादेश राष्ट्रपति, राज्यपाल और कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के मध्य अगर संविदा है तो वहां पर भी लागू नहीं होता। बाकी जगहों पर फर्मादेश लोग अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी को के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा रीट नंबर 2 फर्मादेश मैंडामस। अब बात करेंगे रीट नंबर 3। रीट नंबर 3 पर। रीट नंबर 3 है प्रतिषेध। रीट नंबर 3 प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, यह रीट जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, नाम से ही दिख रहा है कि प्रतिषेध है, रोक लगाना है। क्या करना है? रोक लगाना है। किस पर रोक लगाना है? तो किसी न्यायालय या किसी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या रिट जारी करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि ये जो प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध है, यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी किए जाएंगे। और ये करने से मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उनके अधिकारों का अतिक्रमण है, ऐसा कुछ कर रहे हैं अगर न्यायालय, तो उन्हें उनकी कार्रवाई को रोकने के लिए आदेश, जिसे हम लोग प्रोहिबिशन या प्रतिषेध कहेंगे। तो आइए बात करते हैं इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। तो यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। यानी यह पहला बिंदु क्या है? यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। ठीक है, यह किसी भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होगा। क्यों जारी होगा? इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को क्या करेगा? इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक, किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को क्या करेगा? अर्ध न्यायिक या न्यायिक संस्था को, अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के, मान लीजिए अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। कार्य करने से रोकता है। यह हुआ प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यहां पर कहा गया कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध अगर इसको जारी करना है और यह उन संस्थाओं को उनके कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के, उनके अधिकार की सीमा से अगर वो बाहर जाते हैं तो रोकेगा, कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप अपने अधिकार की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, आपका अधिकार यहीं तक सीमित है, आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन रिट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाए। इस रिट में क्या होता है? मुख्य उद्देश्य यही है अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोका है। यानी
इस रिट का मुख्य उद्देश्य, बिंदु इसका क्या, इस रिट का मुख्य उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकारिता के विरुद्ध, उनकी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना, अतिक्रमण करने से रोकना है। तो आपने देखा इस रिट का क्या उद्देश्य है कि निचली अदालतें अपने अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके। ये ना हो कि अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई आदेश पारित करे, आदेश पारित करने से पहले ही रोक दिया। किसके माध्यम से, प्रतिषेध के माध्यम से। इसमें ध्यान रहे कि विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी विधायिका, इसमें कौन सा बिंदु है, विधायिका, कार्यपालिका, किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या होगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये भी इनके प्रयोग की सीमा भी कंफर्म है कि ये केवल अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, न तो विधायिका के लिए है, न तो कार्यपालिका के लिए है, न तो किसी निजी व्यक्ति या संस्था, किसी के लिए इसका प्रयोग संभव नहीं है। इसका प्रयोग केवल और केवल अधीनस्थ न्यायालयों के लिए है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थानों के लिए। तो आपने देखा रिट नंबर 3, प्रतिषेध। अब बात करनी है रिट नंबर 4 की। रिट नंबर 4, और इसे कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, तो अगली रिट है उत्प्रेषण, जिसको कहते हैं सरसोरेरी। सरसोरेरी, सरसोरेरी। तो ये है रिट नंबर 4, सरसोरेरी। यह भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह भी किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। और इसमें भी अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी सीमा से, उनके अधिकारिता से बाहर जाकर के फैसला देने से रोका जाता है। बाहर जाकर दिए गए फैसले को रोका जाता है। अधिकार सीमा से बाहर जाकर दिए गए फैसले को रोकेगा। दोनों जो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के लिए हैं। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं, फिर दोनों में अंतर करेंगे। तो यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक संस्थानों को जारी किया जाए।
जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं, संस्थानों को जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं, को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती। तो यहां थोड़ा सा अंतर है उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में, यानी प्रोहिबिशन में और सर्फोरेरी में। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक संस्थानों के लिए जारी किए जाते हैं और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायिक संस्थानों, न्यायिक निकायों, अर्ध न्यायिक निकायों में अधिकारिता के अतिक्रमण को रोकने के लिए जारी किए जाते हैं। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि प्रतिषेध चलती हुई कार्यवाही को रोकता है, अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर रनिंग प्रोसेस को रोक देता है, जबकि उत्प्रेषण प्रोसेस समाप्त हो गया हो, अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश पारित कर दिया हो, तब उत्प्रेषण का कार्य आता है। इन दोनों में ये फर्क, तो ये फर्क हम लोग लिखेंगे कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर, थोड़ा सा अंतर हमें जानना होगा। यह इसको थोड़ा सा प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर, ये ध्यान देना होगा कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है, क्योंकि इन दोनों रीतों में थोड़ा सा फर्क है। तो ये जानना, प्रतिषेध रीत उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही है, इतना ही ध्यान रखना है। प्रतिषेध रीत उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। अंतर समझ में आया? प्रतिषेध में कार्यवाही जारी रही है, इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना है। इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना है। तो ये बहुत साफ अंतर है। जबकि उत्प्रेषण रीत, जबकि उत्प्रेषण रीत कार्यवाही समाप्त होने पर जारी की जाती है। उत्प्रेषण रीत कार्यवाही समाप्त होने पर मान ली कार्यवाही समाप्त हो गया, समाप्त होने पर निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से होने पर निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है। इन दोनों में अंतर आपने देखा कि एक का काम है कार्रवाई रोक देना, चलती हुई कार्रवाई को रोक देना,
और एक का काम है कि निर्णय हो गया उस निर्णय को रोकना। तो इन रीतों में हमें फर्क समझना है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण के अंतर क्या फर्क है ये जानना है। और इसको जानने के बाद यह स्पष्ट है कि प्रतिषेध का काम चलती कार्रवाई को रोकना और उत्प्रेषण का काम कार्रवाई के पश्चात जो आदेश हुआ है उस आदेश को रोकना। तो रिट नंबर 4 के बाद हम लोग बात करेंगे रिट नंबर 5। तो रिट नंबर 5 इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को वारंटो, इसको बोलते हैं को वारंटो। को वारंटो यह रिट यह है प्रश्न पूछता है। को वारंटो मतलब यह प्रश्न करता है कि आपका क्या अधिकार है। को वारंटो का मतलब अधिकार परीक्षा का मतलब पूछा जाता है, कोर्ट किसी से पूछेगा, अधिकारी से पूछेगा, लोक अधिकारी से पूछेगा आपका क्या अधिकार है, किस अधिकार से आपने ये कार्य किया या किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं, इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसको क्या कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है। इसका अर्थ क्या है आपका क्या प्राधिकार है। आपका क्या प्राधिकार, यह कोर्ट जो है पूछता है। यही इस रिट का मेन बात है। वैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। कैसे? वैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो इस रिट में हमने देखा ये सीधे सीधे कहता है कि आपका क्या प्राधिकार है, कौन से अधिकार से आप ये कार्य करते हैं। यह सार्वजनिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है या उसके विरुद्ध जारी करते हैं। तो इस तरह से ये 5 रिटों में 5वां और अंतिम रिट। आइए हम लोग इस कक्षा में जो भी पढ़ा गया है आज की कक्षा में उसे एक बार रिवाइज कर लें और पुनः आज की कक्षा को समाप्त करें। तो बात हो रही है संपत्ति के अनिवार्य के अर्जन की, जो इसे समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और अब यह संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है अब यहां से हट करके अनुच्छेद 300 क में जा करके ये विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार हो गया है। तो ये बार बार आप इसको नोट कर रहे हैं, कई बार इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 32 की संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अगर ऐसा कहा जाए तो ये कोई संदेह नहीं, क्योंकि आगे इसे बताया जाएगा। इसके माध्यम से संविधान में जो संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों और व्यक्तियों को, उन अधिकारों को प्रवर्तन कराया जाता है, उनको लागू कराया जाता है। तो अधिकारों को लागू करवाने का ये काम करता है। ये मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है।
यह संविधान में मौलिक अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग कराता है। तो इसलिए यह प्रवर्तन कराता है, व्यावहारिक प्रयोग कराता है और मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन महत्वपूर्ण है। अंबेडकर साहब ने कहा था कि यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं इसके अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यह संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का हृदय कहा। तो आप ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि आत्मा वाला प्रश्न इसके पहले भी संविधान के प्रस्तावना वाले में भी आ चुका है। लेकिन यहां हमें ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 को ही क्यों कहा था? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, तो इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और उन 5 प्रकार के रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों के हनन का संज्ञान लेते हैं और फिर उनका प्रवर्तन कराते हैं, उनको लागू करवाते हैं। अब वो 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32(2) में उनकी चर्चा की गई है, 5 प्रकार के रिटों की। वे 5 प्रकार के रिट कौन से हैं? तो ये 5 प्रकार के रिट में पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं। थोड़े में कहा जाए तो इसको कहते हैं सशरीर प्रस्तुत होना, यानी सामने प्रत्यक्ष होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि बंदी को सामने लाना। न्यायालय जो है, इसके द्वारा न्यायालय किसको आदेश देता है? बंदी करने वाले व्यक्ति को, अर्थात पुलिस आदि जो बंदी बनाती है, बंदी कर्ता को आदेश देता है इस बात का आदेश कि बंदी बनाने के 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि न्यायालय उसके बंदीकरण के आधारों की जांच कर सके, बंदीकरण के आधारों की जांच कर सके। और अगर बंदीकरण के आधार ठीक ठाक नहीं है तो उसे उस बंदी को मुक्त कर सके। तो इस तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ये अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसी अधिकारों का प्रवर्तन होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ये किसके विरुद्ध जारी होता है? तो लोक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी होता है और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी होता है। लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है ये रिट, जिसको रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते। इसके पश्चात दूसरा रिट है जिसको कहते हैं परमादेश मैंडामस। परम आदेश, परमादेश, इसको कहते हैं कि हम आदेश देते हैं कि न्यायालय आदेश देता है। किसको आदेश देता है? किसी लोक प्राधिकारी को आदेश देता है, लोक अधिकारी को आदेश देता है कि आपने अपना कार्य नहीं किया जो कार्य आपको कर देना था और आपने करने से मना कर दिया। इस तरह से लोक अधिकारी, लोक प्राधिकारी को यह आदेश जारी किया जाता है। यह रिट न्यायालय का विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए वह बाध्य है, उसे करना चाहिए, उसने उस कार्य को करने से मना किया।
ऐसे कार्य को करवाने के लिए परमादेश आदेश जारी किया जाता है कि हाँ, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को जारी नहीं। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को परमादेश जारी करके नहीं कहा जा सकता कि आपको ये काम करना था और आपने क्यों नहीं किया। बाकी अधिकारियों को न्यायालय आदेश जारी करेगा। और इसके अलावा अगर दो व्यक्तियों के मध्य कोई संविदा हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो व्यक्तियों के मध्य, तो वहां भी परमादेश जारी नहीं होता। तो परमादेश दो जगह जारी नहीं होता, राष्ट्रपति राज्यपाल के मामले में, और दो व्यक्तियों के मध्य अगर संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनके मध्य भी जारी नहीं होगा। बाकी सभी लोक प्राधिकारी को, सभी अथॉरिटी को परमादेश जारी करके न्यायालय उसे वह कार्य करने के लिए कह सकती है जिस कार्य को करना उसकी बाध्यता होनी चाहिए। रिट नंबर 3, जिसको कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो अगला रिट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध माने रोक लगा देना। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, बड़े न्यायालय, छोटे न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालयों को, न्यायिक निकायों को, अर्ध न्यायिक निकायों को, अर्ध न्यायिक संस्थानों को उनके उस कार्य को करने से रोक सकते हैं जिसको करना उनकी सीमा में नहीं। यानी अगर निचली अदालतें, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक संस्थान अपने अधिकार से आगे जाकर के कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करते हुए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय उसे उस कार्य को करते हुए रोक देंगे। न करो, बीच में ही रोक देंगे, कार्रवाई रोक देंगे। क्या करेंगे? कार्रवाई रोक देंगे। तो यह किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होगी। आपने देखा किसके विरुद्ध जारी होगा, और इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। भैया आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य नहीं करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोका जाए, कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण न करते हैं, अपने पावर के अंदर रहें, अपने अथॉरिटी के अंदर रहें। इसमें ध्यान रखना है कि विधायिका, कार्यपालिका और किसी निजी व्यक्ति या संस्था को यह जारी नहीं किया जाएगा। यह जब भी जारी किया जाएगा न्यायिक संस्थानों को जारी किया, इसको न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थानों को जारी किया जाएगा, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाएगा। तो ये हुआ प्रतिषेध। प्रतिषेध के बाद हम लोग चौथा जो रिट है उसका नाम है उत्प्रेषण, जिसे कहते हैं सरसोरेरी। उत्प्रेषण, सरसोरेरी, यह भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक संस्थानों को ही जारी होता है, और यहां भी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकना कि न्यायिक संस्थान, अधीनस्थ न्यायालय कहीं अपनी अधिकारिता का उल्लंघन न कर दें। दोनों उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों रिट न्यायिक संस्थाओं को, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी होता है। दोनों में जो अंतर है उसे समझने की जरूरत है। दोनों में क्या अंतर, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर? तो प्रतिषेध जो है ये उस समय जारी किया जाता है जब कार्रवाई चल रही है। न्यायिक संस्थानों में, अधीनस्थ न्यायालयों में अगर कार्रवाई चल रही है, चलती हुई कार्रवाई को रोकने के लिए प्रतिषेध है, जबकि उत्प्रेषण रीत कार्रवाई समाप्त हो गई है, आदेश जारी कर दिया गया है, उस आदेश को रोकने के लिए उत्प्रेषण रीत का प्रयोग किया जाता है। तो सरसोरेरी और प्रोहिबिशन, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। और अंतिम रिट की बात करेंगे हम लोग, जिसको कहते हैं अधिकार परीक्षा, वो वारंटो। अधिकार परीक्षा क्या रिट है? इस रिट का मतलब है कि ये प्रश्न पूछता है कि आपका क्या अधिकार है। इससे पूछेगा, किसी प्राधिकारी से, न्यायिक सार्वजनिक पद पर बैठे हुए किसी अधिकारी से पूछा जाएगा कोर्ट द्वारा, कौन अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं? को वारंटो, अधिकार परीक्षा। अधिकार का
को पूछना कि किस अधिकार से आपने यह कार्य किया है या यह कार्य कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इसका मतलब ये आपका क्या प्राधिकार है, प्रश्न पूछना। वैधानिक रूप से सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध ही इसको जारी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुच्छेद 31 और 32 के अंदर 5 रिट जिनको जारी करके मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा, उसे पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग अनुच्छेद 33, 34 और 35 पर बात करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।